नमस्कार, मैं संजय कुमार सेठी, राजस्थानी लोक कला संस्थान अजमेर से। मैं विगत पिछले 30 वर्षों से राजस्थानी लोक कला के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आपको मैं बता दूँ, वैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एमकॉम किया है, वाणिज्य संकाय में मैं पढ़ाई की है। फाइन आर्ट के क्षेत्र में मैंने कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं की है, पर बचपन से ही मेरा जुड़ाव लोक कलाओं के क्षेत्र में रहा है। और जब मेरी दादी, मेरी माताजी घरों में दीपावली के अवसर पर सुंदर सुंदर मांडनों का चित्रांकन करती थी, तो इस कला के प्रति मेरा एक अनोखा आकर्षण हो गया और मैं इस कला के प्रति शोध के क्षेत्र में चला गया। पिछले काफ़ी समय से मैं राजस्थानी लोक कला मांडनों पर शोध कर रहा हूँ और अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मांडनों के बारे में जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। मैंने ये देखा है, राजस्थान के हर क्षेत्र में, हर जिले में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मांडनों का चित्रांकन की शैली में विभिन्नता आती जाती है। यदि हम राजस्थानी मांडनों को देखें तो हम इन्हें अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम हम ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल आर्टिफैक्ट वाले। जी, ज्योमेट्रिकल आर्टिफैक्ट मतलब जो कि मैथमेटिक्स के जैसे वर्ग, आयत, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन पे आधारित जो मांडने होते थे वो ज्योमेट्रिकल मांडने कहलाते थे। दूसरे मांडने को क्षेत्र में हम कह सकते हैं जो कि सवाई माधोपुर बेल्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मीणा कम्युनिटी द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें भी मांडना ही कहा जाता है जी, जिसमें प्राकृतिक चित्रण होता है। मोर, पशु, पक्षी, गाय आदि का चित्रांकन वहाँ की भील या मीणा कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी प्राकृतिक चित्रण होता है, पर वो रंग रंगीले होते हैं। इस तरह यदि हम संपूर्ण राजस्थान के मांडनों के क्षेत्र में देखें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के मांडने हमको देखने को मिलेंगे और ये मांडनों के क्षेत्र की दुनिया में अथाह संसार है, जिस पे यदि शोध किया जाए और इन कलाओं को एकीकृत किया जाए राजस्थान की संपूर्ण जगहों पर बनाए जाने वाले मांडनों को, तो एक बहुत बड़ा संसार हमारे सामने आएगा। पर दुर्भाग्य है कि वर्तमान आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे इस मांडना कला को भूलती चली जा रही है और नई पीढ़ी विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाले मांडने, त्यौहार हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे लोक पर्व हो, चाहे घर का नवीन प्रवेश हो या घर में जच्चा बच्चा हो या विवाह का अवसर हो, अब मांडने प्राय लुप्त प्राय हो गए हैं। अब यदि थोड़े बहुत मांडने राजस्थान में देखने को मिलते हैं तो वह अवसर होता है दीपावली का पर्व, जहाँ पर भी अब हमारे ऊपर विदेशी शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। दीपावली के अवसर पर हमने देखा है कि हम बाजार जाते हैं, बाजार में मिलने वाले चाइनीज स्टिकर या रंगोलियों के स्टिकर लाकर उन्हें हम चिपका लेते हैं और बड़े ही खुश हो जाते हैं कि हमने दीपावली पे अपने घर को सजा लिया है। पर जो हमारी प्राचीन लोक कला के मांडने दीपावली के अवसर पर 2 दिन पूर्व से घरों में बनाए जाते थे, वो कला अब लुप्त प्राय हो गई है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थानी लोक कला मांडनों का प्रादुर्भाव कब से हुआ होगा। जी हाँ, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, विश्व की सबसे प्राचीनतम लोक कला यदि कोई है तो वो राजस्थानी मांडने ही हो सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हो या प्राचीन से प्राचीनतम गुफाओं के अवशेष हो, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन्हें हम देखते हैं तो वहाँ के जो भित्ति चित्रण हमको देखने को मिलते हैं तो वो सफ़ेद और ब्राउन कलर से यानी गेरू कलर से बनाए हुए दिखते हैं। तो इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि आदि मानव ने अपने प्रादुर्भाव के साथ ही जैसे जैसे उसमें समझ पैदा होती गई, उन्होंने दीवारों पे अपनी जो भी इच्छा शक्ति होती थी, जो भी उन्हें सुंदर चीज दिखती थी, वो अपनी गुफाओं की दीवारों पर बना देते थे।
तो वहां से ही मांडना कला का प्रादुर्भाव हुआ। यदि थोड़ा सा और आगे चलें तो मांडना का प्रादुर्भाव हम देखते हैं रामायण काल में। जी हाँ, रामायण काल में हम देखते हैं कि राजस्थानी मांडनों का प्रादुर्भाव उस समय तो पक्के से हुआ ही था। कैसे कह सकते हैं कि जब उस समय बहुत बड़े बड़े हवन यज्ञ होते थे, जैसे कि यजुर्वेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है कि बड़ी बड़ी हवन वेदियां बनती थी और जो हवन पंडाल होते थे उन्हें लोक कलाओं के द्वारा सजाया जाता था और बहुत सुंदर सुंदर चित्रांकन देखने को मिलता है और कई पुराने किताबों और साहित्य में हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मांडनों का प्रादुर्भाव उस समय हो गया था। और यदि हम मांडना शब्द पे जाएं तो हमारे मन में विचार आता है मांडने का अर्थ क्या होता होगा। जी हाँ, मांडने का अर्थ यदि हम देखें तो मंडन, मंडन यानी लिखना। जी हाँ, मंडन यानी लिखना होता है, यानी कि जो प्राचीनतम समय में था, जो स्त्रियों के में विचार होते थे, अपने घर को सजाने के जो विचार उनके मन में आते थे, उन्हें जब वो अपने हाथों से बनाती थी, इसलिए उन्हें मांडना कला कहा गया होगा। मांडना का एक शाब्दिक अर्थ हम मेहंदी में देखते हैं, मेहंदी मांडना। पर मेहंदी कला बाद में आई थी इस दुनिया में, पहले मांडना कला ही थी। इस मांडना कला को यदि हम और विस्तार से देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें हमको देखने को मिल सकता है। कई विद्वानों ने इसके बारे में कई बातें बोली है, पर आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम मांडना कला के बारे में जानें, उसे कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या यूज होता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा अपना अध्ययन यदि कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बारे में यदि हम जान लें तो हमारे लिए आज इस लोक कला के ऊपर जो कार्यशाला हो रही है उसका सफल हमारा आयोजन रहेगा। भूमि अलंकरण के प्रायोजन एवं समानता। उपरोक्त जो बातें की हैं उसके अध्ययन से यह हमें ज्ञात होता है कि हर प्रदेश के अलग तरह के हैं, किंतु मैंने ये पाया है कि उनकी प्रकृति और प्रायोजन एक समान है। इनके स्वरूप में एक अजीब सी समानता होती है। भूमि अलंकरण इस धरती पर मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्ति के प्राचीनतम नमूने हैं, क्योंकि धरती ही उनका पहला चित्रपटल था, क्योंकि धरती पर ही उन्होंने सबसे पहले चित्रांकन किया था। ये सरल अभिप्राय स्पष्ट रूप से मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं, डर, अंधविश्वासों और धारणाओं के सांकेतिक प्रतिनिधित्व हैं। अंत में ये ईश्वर, देवी देवता और आत्माओं से जुड़े हैं, परंतु किसी भी तरह से जाति से संबंधित नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो राजस्थानी मांडने होते थे किसी भी प्रकार से अंधविश्वास या जादू टोने से संबंधित नहीं होते थे। अपनी इच्छाओं और अपनी कलाओं का एक चित्रांकन किया जाता था भूमि पर, उन्हें राजस्थानी मांडने कहा जाता है। कलाएं सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन के दर्पण हैं। प्रसिद्ध कला समालोचक मुल्क राज आनंद कहते हैं कि भूमि अलंकरण कुछ पवित्र अवसरों पर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उभारे जाते हैं या बनाए जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों की यात्राओं के बीच हमेशा उन स्त्रियों से मैंने बातचीत की है जो इनको बनाती है, और पाया है कि भूमि अलंकरण अशुभ से मुक्ति दिलाने या दुष्ट आत्माओं को भगाने और घर में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि पाने के लिए बनाती है। ये स्त्रियों की जो मन की बात होती है वो मुख्य रूप से इन कारणों से अपने घरों में मांडनों का चित्रांकन करती थी। एक विद्वान हुए आर्नल्ड हाउजे, कला समालोचक आर्नल्ड हाउजे इस कला को पूर्णतः महिलाओं के संसार से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि विकास की इस प्रक्रिया में महिलाओं को घर का उत्तरदायित्व दिया और उनका कर्तव्य यह है कि वे अपने घर को सजाएं, संवारें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने घर को बचाएं। इसीलिए वे अपने घर को अच्छे से अच्छा साफ सफाई करके सजाने का प्रयत्न करती थी। और यदि इस क्षेत्र में हम राजस्थानी मांडनों को देखें तो राजस्थानी मांडनों को
बनाने से पहले चिकनी मिट्टी और गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, यानी कि उस जमाने का ये सेंट्रलाइज होता था। जी, जो आज हम लोग कर रहे हैं कोरोना से मुक्ति पाने के लिए, उस जमाने में उन महिलाओं ने उस समय ही इस चीज को ढूंढ लिया था। तो राजस्थानी मांड ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और मन को एकाग्रचित करने के लिए ध्यान लगाने के क्षेत्र में भी मांडनों का अथाह सहयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? जी, आप एक बार मांडना बना के देखिए। आप जब एक बार मांडना बनाना शुरू कर देंगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कब मिनट घंटे निकल गए और हम 5-6 घंटे लगाकर सुंदर से सुंदर मांडनों का चित्रांकन करेंगे और हमें किसी प्रकार की चिंताएं नहीं रहेगी। उन सभी से हम मुक्त हो जाएंगे और एक आत्म संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। भूमि अलंकरण के जो मांडने हम राजस्थान में बनाते हैं, वो यदि हम संपूर्ण भारत में देखें तो संपूर्ण भारत में भी भूमि पर कुछ न कुछ अलंकरण किया जाता है, पर उन्हें हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यदि हम राजस्थान में देखें तो इसे मांडना कहा जाता है, बंगाल में देखें तो इसे अल्पना बोला जाता है, आसाम में देखें तो वहां पे भी इसे अल्पना ही बोला जाता है, महाराष्ट्र की ओर जाते हैं तो वहां इसे रंग रंगीली रंगोली कहा जाता है, गुजरात में भी इसे रंगोली के नाम संबोधित किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में यदि देखें तो इसे लिखनू, मांडलू, हगैया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूर्णा कहा जाता है या सोना रखना कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसे चौक कहा जाता है, तो बिहार में इसे अरिपाना या धूली चित्र के नाम से संबोधित किया जाता है, उड़ीसा में देखते हैं तो इसे ठूठी कहा जाता है और दक्षिण भारत में देखते हैं तो कोलम, मुगलू, अनियाल, रंगावली, ओनापुकलम आदि नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो भू अलंकरण का क्षेत्र अपने आप में कितना व्यापक है और संपूर्ण भारत में इसे देखा जा सकता है। तो हमारी प्राचीनतम लोक कलाएं जब इतनी समृद्ध रही है तो हम इन्हें क्यों खो रहे हैं? और एक बात और बता दूं, यदि हम अपने लोक कलाओं को सहेजेंगे, सुरक्षित रखेंगे तो आगे जाके ये हमें धनोपार्जन करने में भी सहायक होगी, साथ ही हमारी जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उन्हें भी आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाने और समझने में सहायक होगी। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए बिहार की मधुबनी लोक कला को देखिए। आज आधा बिहार, वहाँ के आदिवासी लोग मधुबनी चित्र बनाकर इतना धनोपार्जन कर रहे हैं कि पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा किसी लोक कला को जाना जाता है तो वह है मधुबनी। मधुबनी को वहाँ हर जगह चित्रित किया जा रहा है और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हम राजस्थानी लोक कला मांडनों का क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम और आप मिलकर ही इस राजस्थानी लोक कला को पुनर्जीवित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आइए अब हम मांडना के बारे में जानें। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, इन्हें कैसे बनाया जाता है। मांडने बनाने के लिए जो सामग्रियां होती है वो मुख्य रूप से राजस्थान के प्राचीन जो क्षेत्र थे या जो गांव होते थे उनके आसपास ही उपलब्ध हो जाती थी। जी हाँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या इस तरह की सामग्री का यूज नहीं किया जाता है। प्राकृतिक जो मिनरल्स मिलते थे उन्हें ही गांव की महिलाएं यूज करती थी। पहले अपने कच्चे घरों को श्राद्ध पक्ष जब खत्म हो जाता, गांव में नवरात्र का आगमन होता था, तो पूरी बरसात के बाद जो भी झोपड़ी या कच्चे मकान में नुकसान होना होता था वो हो जाता था। उसके बाद सारी महिलाएं मिलकर अपने अपने घरों को चिकनी मिट्टी और गोबर से पूरे घर को लीपा करती थी और हाथों से लीपती थी। बहुत सुंदर उस पर टेक्सचर आते थे, उंगलियों के थोड़े थोड़े निशान होते थे। इस प्रक्रिया में 3 से 5 दिन लगते थे और पूरे घर के एक एक हिस्से को, यहाँ तक कि रसोई घर, भगवान का कक्ष, सोने का कक्ष, भंडार गृह, सभी को इस प्रकार से लीपा जाता था। और इस लिपाई प्रक्रिया को खत्म करने के बाद इस पर सुंदर मांडनों का चित्रांकन का नंबर आता था। उसके लिए मुख्य रूप से ये होता है पांडु। जी हाँ, ये पांडु मिट्टी होती है जो गांव के आसपास की खदानों में आसानी से मिल जाती थी।
इसका यूज किया जाता था सफ़ेद रंग की जगह, और आजकल कई जगह कली का यूज भी किया जाता है। ये कहलाता है पांडु। इसके उपरांत दूसरी चीज होती है गेरू। जी हाँ, इसको बोला जाता है गेरू। बिल्कुल बारीक होता है। आसपास गांव की जो खदानें होती है, लाल रंग की जो मिट्टी होती है, उसे छान कर कूट पीट कर गेरू का निर्माण किया जाता है, जिसको कि यदि हम आम भाषा में बोलें तो जो गमलों पे रंग किया जाता है उसे गेरू कहा जाता है। ईंट के कलर का होता है। इन दो रंगों का यूज मांडना बनाने के लिए मुख्य रूप से होता था। और जब चिकनी मिट्टी गोबर को मिलाकर लिपा जाता था तो उसमें हल्का सा हरापन सा आ जाता था, क्योंकि गोबर जो होता था हरा होता है, थोड़ा सा नया गोबर होता है, उससे उसको लिपा जाता था। तो इस प्रकार से 3 कलर हो जाते थे। बैकग्राउंड में गेरू मिट्टी नहीं होती थी, चिकनी मिट्टी और गोबर होता था। उस पर इन दोनों रंगों से सुंदर सुंदर मांडनों का चित्रांकन होता था। मुख्य आकृति जो मांडनों की बनाई जाती थी वो गेरू से बनाई जाती थी, और अंदर की जो आकृति होती थी जिसे कि भराई कहा जाता है, बारीक बारीक लाइनें बनाई जाती, रेखाएं खींची जाती, वो सफेद रंग से बनाई जाती थी। ये तो दोनों सूखे होते थे। इन्हें गीला करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए गोंद का उपयोग किया जाता था, जो कि गांव में बबूल के पेड़ों से बहुतायत में मिलती थी। बबूल की गोंद, उसको भिगोकर छानकर इन रंगों के साथ मिला दिया जाता था और एक लिक्विड तैयार किया जाता था, जिससे कि मांडने बनाए जा सके। वर्तमान में यदि हम चाहें तो इस प्रकार की जो गोंद बाजार में मिलती है, इसको भी इन रंगों के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये जब प्राकृतिक रंगों के साथ ये गोंद मिलाई जाएगी तो इसका जो घोल बनता था वो बहुत ही सुंदर और अच्छा होता था। ये संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद मांडनों के चित्रांकन की प्राथमिक तैयारी महिलाएं तैयार कर लेती थी। इस तैयारी को करने के बाद गांव में एक उत्सव होता था, गीत संगीत होता था। मांडनों का जिस घर में अंकन होना है, उस दिन आस पड़ोस की सारी महिलाएं एक घर में एकत्रित हो जाती थी और उस घर में धमा चौकड़ी शुरू हो जाती थी। जब 8-10 महिलाएं मिल जाती है तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होता हो। कुछ का कार्य होता था मांडना की मुख्य आकृति का चित्रांकन करना, कुछ उसमें भर्ती करती थी, कुछ खाने पीने का इंतजाम करती थी, और कुछ जो सुरेल संगीत वाली होती थी वो लोक गीतों का संचार करती थी, गाना बजाना होता था। तो उस समय के लोकगीत कितने सुंदर हुआ होते होंगे जब मांडनों को बनाने के साथ साथ लोक संगीत गुनगुनाया जाता था। मैं लोक कलाकार तो हूँ पर लोक संगीतकार नहीं हूँ, पर फिर भी कुछ उसके शब्द आपको गुनगुनाकर बताना चाहूँगा। जी हाँ, मांडनों को जब बनाया जाता था तो उस समय कुछ गीत गाए जाते थे। मांडो री मांडो न सहल्या मारी, मांडो नी मांडो रे सहल्या महारी, पूरो न मोतियन चौक न पूरन, पूरो न मोतियन चौक न पूरन, लेवड़ा न खुद कच गुदन लगाओ, लेवड़ा न खुद कच गुदन लगाओ, हालो री चालो आकी भरती भराओ, हालो री चालो बाकी भरती भराओ, गहरी गहरी थाप लगाओ ना सहल्या मारी, गहरी गहरी थाप न लगाओ न सहल्या मारी, पूतो न मोतियन चौक न पूरन, पूतो न मोतियन चौक न पूरन, पांडु खड़की पुताया न कर जो, चुनरी लपट न लगाया कर जो, मांडो नी मांडो न सहल्या महारी, मांडो नी मांडो न सहल्या महारी। वाह, क्या लोक संगीत होता था। आइए अब आगे हम मांडना बनाने की विधि जानते हैं। मांडनों के कलर को, रंगों को घोलने के उपरांत उनसे मांडने किस प्रकार से बनाए जाते थे, उसकी भी एक झलक हम देखते हैं। जी, अब मैं आपको
हाथ से मांडना कैसे बनाया जाता है, जो कि हमारी प्राचीनतम तकनीक है मांडनों को बनाने की, उसके बारे में थोड़ा सा प्रदर्शन करके बताना चाहूँगा। क्योंकि वर्तमान में हम लोग हाथ से बनाते हुए मांडना बहुत कम देख पाते हैं। इसके लिए ये खड़िया मिट्टी को हमने गोंद में मिक्स किया है, उसका एक घोल बनाया है, और हमारे पास एक सूती कपड़ा होना चाहिए, उसका एक कपड़ा लिया है, और इसको पूरा हम पानी में हमारे कलर में इस तरह से डुबो देंगे। और इसकी एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा है, इसके सहायता से हमारी जो अनामिका उंगली होती है उसको हम लोग दबाते हैं, तो अनामिका उंगली से इस तरह से रंग धीरे धीरे आता है, और इस प्रकार से ये टेक्निक कार्य करती है। और जो हमारी पुरानी महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, वो इस टेक्निक से मांडना बनाती थी। देखिए इस तरह से हमने इसको भिगोया है, और इसको साफ किया जाता है, और इसको धीरे से यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये रेखा जो आ रही है, ये इस टेक्निक से आती है। बंद कर दे। ये देखिए इस तरह से हमने ये ट्रायंगल बनाया है। इस तरह से आप इसको भिगोकर सर्किल बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आप चित्र बना सकते हैं। और इसको भिगो कर महिलाएं सुंदर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करती थी, इस तरह से उसकी भराई करती थी, ये देखिए। और इसके द्वारा हम लोग इन चित्रण को, पूरी भर्ती को कंप्लीट कर सकते थे। देखिए कितना सुंदर इसमें एक रिदम होता था। ये एक रिदम जो हमको आज देखने को मिलता है, वो खूबसूरती इसी रिदम में हमको देखने को मिलती, इसी से इसकी भराई करते थे और इसी से इसका समापन करते थे। है ना, कितनी अद्भुत तकनीक उन लोगों के पास थी, और इतना मजा आता था। ना किसी ब्रश की आवश्यकता होती थी, ना किसी मेजरमेंट की आवश्यकता होती थी, ना उनके पास कंपास था, ना उनके पास स्केल थी, फिर भी वो सुंदर सुंदर मांडनों का चित्रांकन इस टेक्निक के द्वारा कर देती थी। ये कहलाती है मांडना की हाथ से बनाना और उसको भरना। ये सबसे प्राचीनतम कला है हमारी लोक कला, जो कि हाथ के द्वारा बनाई जाती थी। अब ये कला लुप्त सी हो गई है। अब ज़्यादातर ब्रश का यूज किया जाता है, टहनी का यूज किया जाता है। नीम की टहनी जो होती है उसे कूट कर ब्रश का निर्माण किया जाता है, उससे भी कहीं महिलाएं चित्रांकन करती है। अब आगे मैं आपको ब्रश द्वारा किस प्रकार मांडना बनाया जाता है उसकी तकनीक की जानकारी दूंगा, उसे बनाने का आपको बताऊंगा। आइए अब मैं आपको ब्रश से किस प्रकार से मांडनों को छोटी आकृति बनाकर बता रहा हूँ कि हम बना सकते हैं। ये जो हरा रंग आपको दिख रहा है सैफ ग्रीन है, और ये जस्ट लाइक कि ऐसे लग रहा है कि ज़मीन को लिपा हुआ है गोबर या चिकनी मिट्टी से। उस पर ये गेरू का हमने घोल बनाया है, इस प्रकार का घोल होना चाहिए, देखिए आप ध्यान से। और ये पांडु का घोल है। सबसे पहले हम गेरू के घोल से इस पे मुख्य आकृति जो होती है हमारी वो बनाते हैं। ये देखिए ध्यान से मुख्य आकृति का इस पे चित्रांकन करते हैं। मुख्य आकृति प्रायः गेरू से बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर भर्ती करी जाती है। भर्ती करने के बाद मांडनों का जो दृश्य होता है वो देखने काबिल होता है, बहुत सुंदर लगता है। और मांडनों में किसी प्रकार का मेजरमेंट का यूज प्राय नहीं किया जाता था हमारी प्राचीन महिलाओं द्वारा, क्योंकि ये एक अंदर से निकलने वाली कला है। जो स्त्रियों के मन में होती थी वो उसका चित्रांकन करती थी, और उनका इतना अभ्यास हुआ होता था उन लोगों के पास कि उन्हें किसी प्रकार के कंपास या स्केल या किसी प्रकार के अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें मात्र ये दो रंग पकड़ा दिए जाते थे तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, क्योंकि उनके अंदर इतना भरपूर जोश होता था कि वो मांडनों को
ख़त्म करना ही नहीं चाहती थी, बनाती चली जाती थी। दादी जी को भी रोकना पड़ता था, दादी जी तो मान जाइए पूरा चौक भर गया, क्योंकि ये है ही ऐसी कला जो हमारे अंतः मन से निकलती है और सुंदर से सुंदर इस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इस प्रकार से एक सर्किल यानी कि गोले के अंदर और एक ट्रायंगल के अंदर छोटा सा इसका प्रतिरूप बना के बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। पूरा मानव का चित्रांकन कभी हम अगली कार्यशाला में सीखेंगे, जब हम समय निकाल पाएंगे थोड़ा ज़्यादा। अभी हम मानव के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ये देखिए, इसकी यदि दोहरी लाइनिंग कर दी जाती है तो इसमें और सुंदरता आ जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से मुख्य लाइन जब इसके द्वारा बना दी जाती है तो इसमें जो सफ़ेद रंग होता है, खड़िया या चूना, उसकी लाइनिंग करी जाती है और वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चित्रांकन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसमें भरा। अब इसके अंदर भराई होती, इस तरह की तिरछी रेखाएं या स्क्वायर या शक्कर पारे या लड्डू, इस तरह की भराइयाँ की जाती है, जिससे वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और जितना ज़्यादा इसमें रिदम होगा, हमारी आकृति उतनी ही सुंदर लगती है। है ना मज़ेदार? कितना आकर्षक लगता है इसको बनाना और देखना, दोनों ही ज़बरदस्त लगता है। इनको देखते हुए हमारा मन ही नहीं भरता। ये देखिए, कितना सुंदर इसका चित्रांकन होता है, कितना आकर्षक होता है। और देखिए कितना सुंदर इन रंगों के द्वारा हम इसमें ला रहे हैं। यदि हम इसको भी थोड़ा सा करके देखें, ये देखिए, अलग अलग प्रकार की भर्तियों द्वारा इसे सुंदर से सुंदर चित्रांकन किया जाता है। ये देखिए, और इसके अंदर भी हम सुंदर सी आकृति भर सकते हैं। लहर लहर लगती है, और इसे भी हम बाहर से डबल करके समाप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने कुछ ही क्षणों में सुंदर सुंदर दो छोटे मानवों का चित्रांकन कर दिया है और कितने आकर्षक ये दोनों लग रहे हैं। हमने ब्रश से मानव बनाने की पूरी टेक्निक आपको बताई है। अब हम थोड़ा सा विभिन्न मानवों के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए, आपके सामने कुछ भर्तियों के नमूने हैं। सुंदर सुंदर भर्तियां हैं। ये ट्रायंगल वाली, त्रिकोण वाली है, ये शक्कर पारे, ये चौकोर जो चौकड़ी कहते हैं उसकी भर्ती है, ये शक्कर पारों में लाइनिंग वाली भर्ती है, ये सीधी लाइनिंग वाली भर्ती है और ये तिरछी लाइनिंग वाली भर्ती है। भर्ती जो मुख्य आकृति के अंदर भरी जाती है उसे भर्ती कहा जाता है। इस प्रकार की भर्ती का यूज करके, उपयोग कर हम मानव का चित्रांकन कर सकते हैं।
ये देखिए हमने कुछ मांडनों का चित्रांकन किया है। सुंदर सुंदर भर्ती द्वारा छोटे छोटे मांडने हमने बनाए हैं। ये त्रिकोण वाला मांडना है, ये गोल वाला मांडना है जिसे घड़ी भी कहा जाता है, ये चौकोर वाला है, ये पान का मांडना है, ये सितारे का मांडना है, ये चौकड़ी का है, ये फूलड़ा फूलड़ी का मांडना है। इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे मांडने हमने बनाए हैं। मांडनों के साथ साथ हम लोग जो सबसे मुख्य मांडना होता है राजस्थान का, वो कहलाता है पगलिया। जी हाँ, पगलिया, जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर घरों में चित्रांकन किया जाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ यदि लगाया जाए तो लक्ष्मी जी के पैर या माता जी के पैर या घर में जो शुभ पैरों का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके प्रतीकात्मक रूप में ये मांडने बनाए जाते हैं। और ये पगलिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनको अलग अलग नामों से पगलियों को सुना जाता है, बोला जाता है। ये कोवलिया का है, चौखट पे बनाया जाता है दरवाजे के दोनों ओर, ये पगलिया है। इस प्रकार विभिन्न पगलियों का उपयोग किया जाता है। मांडनों के साथ साथ ही कुछ थापे होते हैं। जी ये देखिए हमारे पास में एक थापा है। ये थापा कहलाता है सकरात का थापा, जो कि मुख्य रूप से जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हम इसको देखते हैं। ये सकरात का थापा होता है और थापों को दीवार पे बनाया जाता है। कभी हम थापों के बारे में अलग से चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे कि थापों किसे कहा जाता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको मैं एक नई खोज या नई जानकारी देना चाहता हूँ। अब तक हमने मांडना को भू अलंकरण के रूप में देखा है, भित्ति चित्र के रूप में देखा है, दीवारों पर बनाते हुए देखा है, पर मांडना को जमीन से उठाकर कैनवास पर ले जाना अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहा है मेरा। और ये अनुभव ही नहीं रहा, जिस कार्य में मैं लगा था या जो मैं चाहता था उसमें काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुआ। आप कहेंगे क्या? जी, मैं मांडना को कैनवास पर बनाना चाहता था जिसमें लोग अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, उसके बारे में जानने के इच्छुक हों, उसको रुक कर देखें। जब वो पेंटिंग कैनवास पर बनकर किसी आर्ट गैलरी में लगे तो दर्शक उसकी ओर आकर्षित हो। जी हाँ, और इसमें मैं पूर्ण रूप से सफल भी हुआ जब मैंने अपनी प्रदर्शनियां जयपुर के जवाहर कला केंद्र, झारखंड में रांची में, सोलापुर में अपनी कला का प्रदर्शन किया तो वहां लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और इस लोक कला मांडनों को कैनवास पर देखकर बहुत आकर्षित हुए। इसके कुछ नमूने आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए मांडना का मैंने, और जिसको कि थापा भी कह सकते हैं, चित्रांकन कैनवास पे किया है। और कैनवास पे करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसके बैकग्राउंड में हम विभिन्न रंगों का यूज कर पाते हैं और आकर्षक बना पाते हैं, जिससे कि आम दर्शक रुके, इसको पहचाने और इसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना आसान हो जाए। विदेशों तक में इसकी डिमांड है और विदेश तक में ये निर्यात हो रहे हैं। विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियों को विदेशियों ने भी खरीदा है। देखिए बहुत सुंदर मांडनों के बारे में और अल्पना के बारे में और थापा के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही एक और थापा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए सुंदर सा थापा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये है एक अनोखी खोज जो कि मांडनों को भित्ति चित्रों से उतारकर जमीन से उठाकर कैनवास पे चित्रित किया है और बहुत ही आकर्षक इसका आकर्षण है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी इस तरह का कुछ नवीन प्रयोग करेंगे और हमारी लुप्त होगी लोक कला को पुनर्जीवित करने के में सहयोग प्रदान करेंगे। ये देखिए, और सबसे मुख्य हमारा आराध्य देव, प्रथम आराध्य देव गणेश जी का मांडना कितना सुंदर लग रहा है ना? नवीन प्रयोग और नवीनता के साथ सफलता भी। तो यह है हमारा मांडने का अनोखा प्रयोग। और कैनवास पर सुंदर सुंदर मांडने आप भी बनाइए और उन्हें विभिन्न कला दीर्घाओं में प्रदर्शित करिए, जिससे लोगों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और हमारी लोक कलाओं का प्रचार प्रसार भी होगा और आप धनार्जन भी कर सकेंगे। साथ ही मैं आपको एक अनोखी जानकारी भी देना चाहूँगा। आप विश्वास कर सकते हैं
कि राजस्थानी मांडनों में भी विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। जी हाँ, मैंने बनाया है अनोखा विश्व रिकॉर्ड राजस्थानी मांडनों पर। आप पूछेंगे कैसे और क्या बनाया है? जी हाँ, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा प्रथम दिवस अनावरण पे जो लिफाफे जारी किए जाते हैं, जो एनवलप जारी किए जाते हैं, उन पर मैंने लगभग 4000 विभिन्न प्रकार के मांडनों का अलग अलग चित्रांकन किया है और वो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, जो कि अनोखा कारनामा है, जो कि मैंने कर दिखाया है। ये देखिए, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कारनामा दर्ज हुआ है। आप कहेंगे हमें भी तो बताइए। जी हाँ, ये देखिए, ये जो प्रथम दिवस अनावरण होते हैं भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी, ये होते हैं और इस पे टिकट भी लगा होता है, और जिस दिन ये डाक विभाग द्वारा जारी किया जाता है उस दिन की सील भी लगी होती है। उन पर मैंने मांडने बनाए हैं। सारे मांडने अलग अलग प्रकार के हैं, विभिन्न आयोजनों के हैं, विभिन्न उत्सवों के हैं, विभिन्न त्योहारों के हैं, विभिन्न आकृतियों के हैं, और एक अनोखा कैनवास मैंने ढूंढ निकाला है जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। तो यदि आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी तो पक्के से आप उसमें कुछ अनोखा कर सकते हैं। लोक कलाओं के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कर सकते हैं। राजस्थानी लोक कला मांडनों का अनोखा संसार में प्रवेश, नए प्रयोग कर सकते हैं। अब जाते जाते यदि फिर से कुछ गुनगुनाया जाए तो कितना आनंद आएगा। राजस्थानी लोक कला के लोकगीत अपने आप में बहुत रसीले, बहुत मीठे होते हैं। मेरा गला तो इतना मीठा नहीं है, पर लोकगीत इतने मीठे होते हैं। तो एक थोड़ा सा छोटा सा और गुनगुनाना चाहूंगा। धरती को करो सिंगार मांडना मांडोरी, ओहो धरती को करो सिंगार मांडना मांडोरी, उठो उठो सुहागण नार मांडना मांडोरी, सती पहली कोली पोली पणो, सती पहली कोली पोली पणो, खंडू बांडू पोतो पोतणो, आया त्योहार को ही मनवार मांडना मांडोरी, ओहो पगल्या मांडोरी। आहा, देखा आपने कितने रसीले होते हैं राजस्थान के लोकगीत। तो आज हमने जो परिचर्चा की है, जो कार्यशाला की है राजस्थानी मांडनों में, वो गागर में सागर है। ये एक अनोखा सागर है राजस्थानी मांडनों का, जिसमें इतने कम समय पर बोलना और समझाना बहुत मुश्किल। पर आज का ये जो सुनहरा अवसर वेस्ट जोन कल्चर ने मुझे उपलब्ध कराया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और खास तौर से किरण सोनी गुप्ता मैडम का, जिन्होंने राजस्थान की लुप्त होती लोक कला के कलाकार संजय कुमार सेठी को ये मंच उपलब्ध कराया। यह उनको तहे दिल से मेरा शुक्रिया होगा कि उन्होंने इस कला की पारखी नजरों से देखा और ये मंच उपलब्ध कराया। फिर मैं चाहूँगा कि आप सभी इस अनोखी कला के बारे में जो जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो आने वाले जब भी कोई त्योहार हो, पर्व हो, उत्सव हो, यदि आपको आते हैं मांडना बनाना, तो खुद तो बनाइए ही, अपने आस पड़ोस की महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रेरित कीजिए कि वो अपने घरों में मांडने बनाएं। जैसे भी मांडने बनाने आते हो वैसे बनाएं। धीरे धीरे उसमें वो पारंगत हो जाएंगे और हो सकता है वापिस एक चलन का दौर आ जाए और प्रत्येक घर में मांडने बढ़ने लग जाए। हो सकता है कि हमारे घर की स्त्रियां, महिलाएं, बालिकाएं प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के बाहर एक छोटे से मांडने का चित्रांकन करना प्रारंभ कर दे और हमारी लुप्त होती इस राजस्थान की लोक कला को संजीवनी का वरदान प्राप्त हो जाए। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने आसपास की अधिक से अधिक इस प्रकार की जानकारी फैलाएं। यदि आपको आते हैं मांडने बनाने तो उन्हें औरों को भी सिखाएं, अधिक से अधिक सिखाएं, अधिक से अधिक प्रेरित करें। इसी संदेश के साथ आज की इस कार्यशाला को आज मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।